शेयर बाजार इस समय लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारे के सारे सेक्टर, लगभग सारी म्यूचुअल फंड स्कीम। बट आखिर बाजार इतना लाल क्यों है? बाजार का ऐसा हाल क्यों है? जहाँ सितंबर तक बाजार में हरियाली थी, हर जगह हरा ही हरा दिख रहा था, वहाँ इतना लाल क्यों हो रहा है? हर स्टॉक, हर म्यूचुअल फंड, हर स्कीम नीचे चल रही है। तो अब इन्वेस्टर के दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं कि भैया आखिर ये स्टॉक मार्केट नीचे क्यों जा रहा है? अब क्या बाजार नीचे चला गया है बहुत है, अब यहाँ से ऊपर उठेगा या अभी और नीचे जाएगा? जिनका पोर्टफोलियो नीचे चला गया वो अब क्या करे? एग्जिट ले ले या भाई सब बने रहे? जो लोग SIP करवा रहे हैं वो क्या करें? कंटिन्यू रखें या बंद कर दें? या जिन्होंने अभी तक SIP करानी चालू नहीं की थी, ये बाजार अभी स्टार्ट करने का है या रुक जाए थोड़ा? सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? इनकम टैक्स में छूट क्यों दी? लोन RBI ने क्यों सस्ते किए? ये महज एक संयोग है या सोची समझी प्लानिंग? और ये क्रैश रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा दुखदाई क्यों है? और ये गोल्ड इतना तेजी से क्यों भाग रहा है? सब बताएगा आपका भाई राहुल। ये वीडियो करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में तो बात करेगा ही करेगा, लेकिन ये SIP के फंडामेंटल भी बताएगा, क्योंकि जब जब बाजार नीचे जाएगा और आपकी हिम्मत टूटेगी, इस वीडियो को बार बार देखना, हिम्मत वापस आएगी। और अगर वीडियो में दम लगे तो अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि SIP से रिलेटेड सारे भ्रम दूर करेगी ये वीडियो। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं, करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले भी देखते हैं स्टॉक मार्केट में आज की डेट में चल क्या रहा है। भारत में 1 बिलियन से ऊपर की वैल्यूएशन वाले 528 स्टॉक हैं, उनमें से 412 स्टॉक नेगेटिव में चल रहे हैं, यानी 80% कंपनीज। ये 20% या उससे भी ज्यादा डाउन है, और इसमें से 19 कंपनियां तो ऐसी है भाई साहब जिनकी वैल्यूएशन 50% से लेकर 71% तक टूट गई है, आधी से पौनी कंपनी साफ। जैसे एग्जांपल देता हूँ, वारी रिन्यूएबल टेक 71% डाउन है, रेमंड 60% डाउन है, ओला इलेक्ट्रिक 60% डाउन है। अजी छोड़ो बाकी सबकी, मोटा भाई देश की सबसे बड़ी कंपनी वो 25% डाउन है। अच्छा आप बोलोगे तो बड़े की बात है, मिड कैप वाले थोड़े बचे होंगे, तो बड़े लोग तो निमट गए, बीच वाले थोड़े बचे होंगे। भारत में 500 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन वाली 4000 कंपनियां हैं BSE में लिस्टेड, उसमें से 1000 से ज्यादा कंपनियां माइनस में चल रही है। और ये जो फिगर है इनके ऑल टाइम हाई से कंपेयर करके मैं बता रहा हूँ, जो 52 वीक का हाई बनाया है उससे कंपेयर करके बता रहा हूँ। सिर्फ 2025-25 में बाजार के 33 लाख करोड़, टाइम ही क्या हुआ है, 1.5 महीना टोटल हुआ है। निफ्टी 50 12% डाउन है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी 51 से लेकर 100 तक की कंपनी ये 22% डाउन है। 450 स्टॉक तो जो वैलेंटाइन का वीक गया है ना, 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक, इसी हफ्ते में 450 स्टॉक 10% से लेकर 41% तक टूटे, मात्र एक हफ्ते में। 27 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम चल रही है, उसमें से 26 नेगेटिव में चल रही है, और जो एक पॉजिटिव में है उसका भी परसेंटेज कितना पता है? 1%। कुल मिला के बात यह है, बाजार में हाहाकार मचा है, बचा कोई भी नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं आखिर टूटा तो टूटा क्यों? तो इसके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कारण बताऊंगा आपको। ये कारण इसलिए याद कर लेना क्योंकि जब जब बाजार गिरता है मोटा मोटी यही कारण होते हैं। तो अगली बार जब भी टूटेगा, आज के साल, 2 साल, 5 साल बाद, जब भी, आप हमेशा ये वीडियो बार बार करके देख लेना, सेव कर लेना इसका। जब तक आपको ये नहीं पता पड़ेगा टूटा क्यों, आपको ये समझ नहीं पड़ेगा ये रिकवर कब करेगा। पहला फैक्टर है वीक कॉर्पोरेट अर्निंग। ये क्या होता है ध्यान से सुनो। देखो आप काफी समय से सुन रहे थे कि बाजार ओवर वैल्यूड है, बाजार बहुत महंगा है, बाजार में एक बबल है, ये फटेगा, लेकिन फिर भी बाजार बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो मूड है ना वो बड़ा पॉजिटिव था। भारत की हर जगह दबदबे की खबर आ रही थी, GDP के फिगर अच्छे थे, हर रेटिंग एजेंसी, हर बड़ा इन्वेस्टर भारत की तारीफें कर रहा था, कंपनियां प्रॉफिट कर रही थी, तो बड़े हुए वैल्यूएशन भी जस्टिफाइड लग रहे थे। आप इसको प्रॉपर्टी मार्केट के एग्जांपल से समझो। एक किसी एरिया में किसी प्लॉट का भाव 10 लाख रुपए था, और 10 लाख का भाव 2 महीने में ही 15 लाख हो गया। अब आप बोलोगे अरे तो 10 की चीज 15 हो गई तो बहुत महंगी है, रहने देते हैं। लेकिन आप बोलोगे नहीं, इस एरिया में तो बहुत ग्रोथ है, 15 में भी क्या बुरा है, आगे जाके 30 हो जाएगा, अपन तो फिर डबल कर लेंगे। तो तुम्हें हाई वैल्यूएशन 15 लाख का बड़ा सुंदर लग रहा था, तो ये आपका होप का जो गुब्बारा था, इसमें लगी पिन थोड़े टाइम पहले, सितंबर के बाद। वो पिन क्या लगी? GDP का फिगर आया कि अरे भाई साहब GDP की ग्रोथ जो हम सोच रहे थे ना उतनी नहीं है साहब, थोड़ी सी कम रहेगी। फिर उसके बाद भाई साहब कॉर्पोरेट के नतीजे आए, और नतीजों में साफ दिखा कि अरे भाई साहब ये तो कॉर्पोरेट में कमाइयां ही नहीं है, कमाइयां खत्म हो गई। ये जो रिसेंट क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर का कंक्लूड हुआ है, ये पिछले 5 साल का सबसे बुरा क्वार्टर गया है, यानी कंपनियों में कमाइयां ही नहीं है। अब भैया अगर कंपनियों में कमाइयां ही नहीं है तो फिर इतने ऊंचे ऊंचे भाव क्यों मांग रहे हो? तो ये जो भाव आसमान पे चढ़े हुए थे ये धप से नीचे आ गए। वो जो प्रॉपर्टी का भाव 10 लाख से 15 लाख हुआ था, इस चक्कर में एयरपोर्ट आएगा, अब नहीं आ रहा एयरपोर्ट। तो भाई साहब अब तो 15 लाख क्या 10 लाख भी महंगा लग रहा है। अब तो कह रहे हैं 8 लाख में पिन छुड़ाओ। पिछले साल जिन कंपनियों ने अपनी अर्निंग के एस्टीमेट दिए थे उसमें से 44% कंपनियों के एस्टीमेट मिस हो गए, तो ये वैल्यूएशन हाई नहीं रहेगा, नीचे आएगा, और अगर ये क्वार्टर खराब गया तो और नीचे आएगा। सेकंड रीजन है FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेल मार रहा है। ये तो आपको अगर स्टॉक मार्केट में हो तो बताइए कि FI सेल मारता है तो बाजार थोड़ा सा हिलता है। पहले बहुत ज्यादा हिल जाता था, अब कम हिलता है, लेकिन अभी भी हिलता है। 2025-25 मात्र 1.5 महीने में 1 लाख करोड़ का माल बेच चुके हैं FI, और सितंबर से कंपेयर करें अब तक तो 3 लाख करोड़ का माल बेच के जा चुके हैं। तो सबसे पहले भैया FI सेल क्यों कर रहा है? FI है तो इन्वेस्टर ही, चाहिए तो उसको रिटर्न ही। इंडिया में क्यों आया था? बोले यार रिटर्न मिल रही थी, ये क्या करेगा यहाँ रुक के? तो पहला कारण तो इसका ये जाने का था। एक अमेरिका की इकोनॉमी को सुधारने के लिए, रोजगार उत्पन्न करने के लिए फेड ने अपनी रेट कट कर दी, तो जो US बॉन्ड पे ब्याज मिलता था उसकी रेट काफी इंप्रूव हुई। तो FII बोल रहा है इंडिया में तो माल मसाला रहा नहीं, इससे अच्छे पैसे तो घर में ही बन रहे हैं, लो भाई साहब घर चलो, तो चले गए घर। थर्ड कारण है भाई साहब रुपये अंडर प्रेशर आ गया। आप देखिए रुपया किस कदर से टूटा जा रहा है, तो इसकी वजह से भी FI को नुकसान हो सकता है, तो FI के भागने की स्पीड और बढ़ गई। चौथा कारण है US का टैरिफ।
ट्रम्प आ गया इस पे टैरिफ लगा दूंगा, इस पे टैरिफ लगा दूंगा। तो भैया अभी लगाया सिर्फ चाइना पे, घोषणा की थी चाइना पे लगाऊंगा, मैक्सिको पे लगाऊंगा, कनाडा पे लगाऊंगा। मैक्सिको कनाडा पे तो लास्ट टाइम पे कहते चलो तुमको तो 1 महीने का टाइम देते हैं, लगाया सिर्फ एक कंट्री पे, पर हल्ले इतने मचा रखे कि भाई साहब ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मार्केट डरा हुआ है और आप जानते हो मार्केट कितना नाजुक सा बच्चा है, कोई भी बात होती है दिल पे ले लेता है, टूट जाता है। तो इन 4 कारणों से बाजार गिर रहा है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई साहब गिरना था जितना गिर गया या और गिरेगा, और क्या होने वाला है, एसआईपी का क्या करें आप उस पे तो आओ। गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धर के बैठी, ये क्या करेगी, ये सब बताने से पहले एक 30 सेकंड का छोटा सा ब्रेक और एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आप व्यापारी हो तो अगर आप व्यापारी हो और आपको एम्प्लॉय, सेल, मार्केटिंग, फाइनेंस रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है कि भाई साहब टीम मिल नहीं रही या काम नहीं कर रही या आप बहुत ज्यादा बिजी हो या प्रोडक्ट नहीं बिक रहा या प्रॉफिट नहीं हो रहा या लोन में डब गए, कुछ भी हो रहा हो, तो टेंशन नहीं लेने का। आपको ये चीजें क्यों हो रही है और ये चीजों का उपाय कैसे होगा, उसके लिए मैं एक फ्री मास्टर क्लास कर रहा हूँ, व्यापारी टू सीईओ आरंभ, जिसका सिंपल सा उद्देश्य है कि हर एक व्यापारी सीईओ के जैसे सोचे और आपकी यात्रा का आरंभ हो। तो रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ रजिस्टर कर लेना। तो आपका सवाल क्या बाजार ऐसे ही गिरता रहेगा? अनफॉर्चुनेटली आंसर है हाँ, ऐसे ही गिरता रहेगा। हो सकता है कोई बहुत बड़ा करेक्शन ना आए, पर हाँ छोटा मोटा करेक्शन आने की संभावना से कोई इनकार नहीं है। और रिकवरी अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से वापस जहाँ थे हम फट से पहुंच जाएंगे, फट से नहीं पहुंचोगे। जहाँ थे वहाँ पे वापस आने में भी 12 से 18 महीने और लगेंगे। और राहुल जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो साहब, 2 बात है। अगर एक्सटर्नल फैक्टर की बात करूं तो ट्रम्प का तो आप क्या कर लोगे, मैं क्या कर लूंगा, वो तो रोज बयान देता है, बाजार ऊपर नीचे हो जाता है। और टैरिफ लगाने की सूचना पे बाजार इतना हिला हुआ है, जब वो वास्तव में टैरिफ लगा देगा और उसके रिजल्ट जब क्वार्टर में दिखने लगेंगे तब क्या होगा। दूसरी बात करते हैं इंटरनली, चलो ट्रम्प को छोड़ो, लेकिन इंटरनली हमारी कंपनियों की अगर प्रॉफिट नहीं बन रहे हैं, उनकी सेल प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वैल्यूएशन कैसे जस्टिफाई करोगे, शेयर प्राइस कैसे बढ़ेगा। और जादू तो है नहीं कि भाई साहब 30 महीने नेगेटिव अगले महीने पॉजिटिव। तो कंपनियों अगर आज की डेट में अपनी स्ट्रेटजी को एनालिसिस भी करेगी, कुछ उपाय भी करेगी, इंप्रूव भी करेगी, तो भी करते करते भैया 1.5 साल तो लग ही जाएगा। और जब तक ये दोनों काम नहीं होंगे, एफआई तो वापस आने से रहे, बल्कि ये तो जाने की स्पीड और तेजी से होगी। अच्छा, ये जो क्रैश है सबसे बुरा है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। क्यों? अभी 1 मिनट बाद बताता हूँ। कंपनी अपने लेवल पे प्रयास कर रही है कैसे हम लॉस काटें, प्रॉफिट बढ़ाएं, स्पीड बढ़ाएं। इसी बीच गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है। गवर्नमेंट ने 2 बड़े प्रयास किए। क्या किया? पहला, गवर्नमेंट चाहती है कि बाजार में पैसा ही नहीं, तो बाजार में पैसा है, लिक्विडिटी आए। लोग बाग जब तक पैसे खर्च नहीं करेंगे तो कंपनियां मुनाफा कैसे कमाएगी? तो लोग बाग कह रहे हैं खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है, भैया करे क्या? तो गवर्नमेंट ने कहा भैया एक काम करो, तुम्हारा 1 लाख करोड़ का टैक्स माफ किया। गवर्नमेंट ने जब 12 लाख की लिमिट की तो गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स का नुकसान हुआ है। पर वो गवर्नमेंट सोच रही कि ये पैसा जब लोगों की जेब में जाएगा, बचेगा, तो ये पैसा इकोनॉमी में खर्चा करेंगे, कंपनियों की सेल बढ़ेगी, मार्केट ऊपर जाएगा। तो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ये किया। दूसरी चीज गवर्नमेंट ने ये की कि आरबीआई ने टैक्स की रेट कम कर दी। तो आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दी, 25 पैसा कम कर दी। तो इससे क्या होगा? लोन सस्ते होंगे, तो जिनकी लोन में ईएमआई जा रही थी वो थोड़ी बचेगी, तो वो पैसा भी कंजम्पशन में जाएगा। तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे 2 प्रयास कर रही है, बट हाँ, इन प्रयासों का रिजल्ट आने में 12 से 18 महीने का टाइम तो लगेगा ना बाबू। अब ये क्रैश रिटेल इन्वेस्टर के लिए बुरा क्यों है? ध्यान से सुनो। जैसे जैसे बाजार ऊपर जा रहा था, बाजार में माहौल बन रहा था, तो प्रमोटर कह रहा है, प्रमोटर कंपनी का ओनर कह रहा है कि मेरी नजर में मेरी कंपनी की वैल्यू 5,000 करोड़ होनी चाहिए। यार बाजार ने 7,000 कर दी, 10,000 कर दी, इतना पैसा, इतना तो मैं भी नहीं सोच रहा। तो प्रमोटर अपने खुद के शेयर बेचने लग गया और बहुत प्रमोटर ने खुद के खूब शेयर बेचे। कह रहा क्या भाव मिल रहा है, बेचो बेचो। इंडिविजुअल शेयर प्रमोटर ने बेचना, एफआईआई को। ये दोनों जब शेयर बेच रहे हैं तो खरीद कौन रहा है? आप ही खरीद रहे हो। अब कुछ लोग तो डायरेक्ट खरीद रहे हैं कि शेयर बढ़ रहा है मैं खुद ही खरीद लूं, और कुछ बंदे कह रहे हैं हम डायरेक्ट नहीं खरीदेंगे, हम एसआईपी कराएंगे म्यूचुअल फंड में। तो आप एसआईपी जो म्यूचुअल फंड में कराते हो, म्यूचुअल फंड भी तो यही खरीदते हैं। तो आप डायरेक्टली खरीद रहे हो, इनडायरेक्टली खरीद रहे हो, ये दोनों जा रहे हैं और आप खरीद रहे हो। तो आज की डेट में अगर बाजार क्रैश होगा तो प्रमोटर भी सेफ है और एफआई भी सेफ है। तो कंक्लूजन ये है कि बाजार अभी डाउन है, आने वाले टाइम में थोड़ा और डाउन हो सकता है, और रिकवरी भी करेगा तो 12 से 18 महीने पहले तो रिकवरी भूल जाओ। सितंबर वाली बात नहीं आएगी 12-18 महीने पहले, और ये तो बेस्टिमेट है, इससे भी बुरी हालत हो सकती है। तो राहुल जी करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा। तो अब आपके सवालों को एक एक करके देते हैं आंसर। सबसे पहले सवाल है, क्या एसआईपी बिल्कुल बंद नहीं करनी है, बल्कि ये तो एसआईपी कंटिन्यू रखने का टाइम है, या अगर आपने अभी तक एसआईपी नहीं कराई है तो ये तो चालू करने का टाइम है। क्योंकि जब चढ़ा हुआ बाजार था, आपको अपने एसआईपी के बदले यूनिट्स कम मिल रही थी, महंगी महंगी यूनिट थी, कम मिल रही थी। अब उसी म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट्स मिलेगी, आपकी एवरेजिंग होगी। मोस्ट ऑफ द लोगों ने एसआईपी करानी छोड़ दी है। ये वो लोग हैं जो पिछले 6 से 12 महीने में लोगों की देखा देखी कि अरे मेरे चाचा ने कमाया, मामा ने कमाया, अड़ोसी ने कमाया, पड़ोसी ने कमाया, मैं भी कमाऊंगा, ये सोच के पिछले 6-12 महीने में आए थे। अब इन्होंने प्रॉफिट सुना ही सुना है, देखा नहीं है, तो ये घबरा गए यार ये कौन सी चीज होती है। तो ये जो पिछले 6-12 महीने में आए थे, ये आए, हाथ जलाए, चले गए। जो लोग अभी तक नहीं गए उनसे रिक्वेस्ट है कि भैया थोड़ा रुके रहो, बैठे रहो, बाजार ऐसा ही है, लो पे लोगे तब जाके हाई में 2 पैसे कमा पाओगे। मान लो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जिसने कोरोना के बाद से इन्वेस्टिंग चालू कर दी थी, आपके 10 लाख रुपए भी इन्वेस्ट होके मान लो 15 लाख आ गए, और बाजार के डाउन जाने के बाद भी अभी आपके पास 15 के 12.5 हुए हैं। अब आप कहते हो सर मेरा 5 लाख का जो प्रॉफिट था वो तो 2.5 लाख ही रह गया, क्या करूं? तो भैया इस प्रॉफिट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक बार सेल करके थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग पे भी इन्वेस्ट होके मान लो 15 लाख आ गए, और बाजार के डाउन जाने के बाद भी अभी आपके पास 15 के 12.5 हुए हैं। अब आप कहते हो सर मेरा 5 लाख का जो प्रॉफिट था वो तो 2.5 लाख ही रह गया, क्या करूं? तो भैया इस प्रॉफिट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक बार सेल करके थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लो, और जो पैसा है उसको आने वाले 6 महीने में धीरे धीरे वापस यहीं लगा दो। अच्छा, ये एडवाइस उन्हीं 2-5% के लिए जिनके पास प्रॉफिट बचा है, बाकी का तो
अब सबसे मुद्दे की बात वीडियो में आती है अब कि SIP के बारे में ढंग से उसके गोल्डन रूल समझ लो। पहला, SIP होती ही हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए है। SIP करने के रूल समझो। अगर आपने सोचा ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, उसकी सीक्वेंस होती है। सबसे पहले आपको जेब में थोड़ा सा पैसा आता है, आप सबसे पहले कराते हो टर्म इंश्योरेंस कि मर खप गया तो घर वालों को कुछ मिले। सेकंड, आप कराते हो मेडिकल इंश्योरेंस कि भाई साहब कोई बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया तो उसके चक्कर में सेविंग ना उड़ जाए, ये खर्चा इंश्योरेंस संभाल ले। फिर तीसरे नंबर पे आप अपना इमरजेंसी फंड बनाते हो, 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड, और उसकी कराते हो FD। फिर जब आपका टर्म कवर है, हेल्थ कवर है, इमरजेंसी फंड कवर है, अब आप सोचते हो इन्वेस्टिंग के बारे में। अब इन्वेस्ट में भी अगर आपका कोई छोटे मोटे गोल है कि 6 महीने बाद ये करना है, 12 महीने बाद वो करना है, साल भर में ये, 2 साल में ये, उसके लिए भी FD या कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट में आते हो। वो पैसा जो आप कहते हो मुझे ना आज जरूरत, ना अगले 1 साल जरूरत, ना अगले 2 साल जरूरत, ये पैसा तो मुझे आज के 10 साल बाद, जब मेरी बच्चे की पढ़ाई होगी, जब मेरे बच्चों की शादी होगी, जब मैं रिटायर होऊंगा, वो जो पैसा होता है ना, उस पैसे की SIP कराई जाती है। SIP उस पैसे की नहीं कराई जाती जिसकी तुम्हें आज जरूरत है। SIP जिस पैसे की जरूरत नहीं है, उस पैसे को इक्विटी मार्केट में डाला जाता है। तो अगर भाई साहब आप वो व्यक्ति हो जिसने ना तो लिया इंश्योरेंस और ना बनाया इमरजेंसी फंड और ना करी और कोई सेविंग, और सारे पैसे लेके अपनी सेविंग को डाल दिया इक्विटी में, कई महान लोगों ने तो लोन लेके डाल दिया, तो भैया फिर आपसे तो गलती हुई है, तो गलती की तो सजा भुगतनी पड़ेगी, दुगुना लगाने लगेगा। दूसरा, अब कई लोग कह रहे हैं हाँ राहुल जी हम तो बड़े समझदार हैं, हमने तो राहुल जी देखो ये सब कर लिया, हमने बार तो इंश्योरेंस भी है, इमरजेंसी फंड भी है, ये भी है, वो भी है, हमने तो SIP में वही पैसा डाला है जो हमको अभी काम नहीं आएगा, और लॉन्ग टर्म है, और 20 साल बाद तो हम करोड़पति हो जाएंगे। कोई गारंटी नहीं है। SIP हमेशा काम करती है, ये एक मिथ है। SIP का मतलब क्या है? आप टुकड़ों में धीरे धीरे किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो डायरेक्ट कोई स्टॉक खरीद रहे हो, नहीं तो किसी म्यूचुअल फंड को पैसे दे रहे हो, वो आपके लिए स्टॉक खरीद रहे हैं। अगर आप जो स्टॉक खरीद रहे हो वो ही अच्छा नहीं है, या आप जिस म्यूचुअल फंड को पैसे दे रहे हो वो अच्छा नहीं है, या वो म्यूचुअल फंड जिस कंपनी को खरीद रहा है वो अच्छी नहीं है, तो कहाँ से आएगी रिटर्न? अल्टीमेटली भाई को जेब से थोड़ी देगा, RBI म्यूचुअल फंड जेब से थोड़ी देगा, उन्होंने तो लगाया स्टॉक्स में पैसा। अब मान लो आज की रेट में स्मॉल कैप में भयंकर हाई वैल्यूएशन है, मिड कैप में भयंकर हाई वैल्यूएशन है, उस हाई वैल्यूएशन पे आप अगर इन्वेस्ट कर लिए और आगे जाके उनमें से कुछ कंपनियां नहीं काम कर पाई, तो भैया नहीं बनेगा रिटर्न, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो भाई साहब अच्छे सेक्टर में, अच्छे म्यूचुअल फंड में और अच्छी कंपनी में ही इन्वेस्ट करो, वही SIP निहाल करेगी, नहीं तो कोई निहाल नहीं करेगा। देखो भाई साहब, आप इसको एकदम प्रॉपर्टी के एग्जांपल से समझो। दोबारा आपने कहा राहुल जी मैं एक अच्छे शहर में रहता हूँ, वहाँ पे एक बहुत अच्छा एरिया है जिसमें थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हो रही है और आगे मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है, वहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे साल में एक बार प्रॉपर्टी खरीदना चालू कर देता हूँ। ठीक है, एक अच्छे बिल्डर के साथ मिलके अच्छी प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, और हर साल मैं दिवाली पे प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, जो भी भाव, कभी भाव ऊंचा होता है, कभी भाव नीचा होता है, लेकिन अल्टीमेटली धीरे धीरे करके मेरे पास काफी जमीन हो गई, अच्छे भाव हो गए, और 20 साल बाद मैं बहुत अच्छी रिटर्न के साथ बाहर निकल जाऊंगा। आपकी स्ट्रेटजी आपकी सही है, एकदम सही है। लेकिन अगर आप मुझे बोलते हो कि सर मैं जिस शहर में बैठा हूँ, जिस एरिया में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उस एरिया में ग्रोथ ही नहीं हो रही, 20 साल से वैसा का वैसा है, तो वहाँ पे कितनी जमीन खरीद लो, उससे कुछ होगा क्या? या उस एरिया में हाँ थोड़ी बहुत ग्रोथ तो हो रही है, पर आपने जिस बिल्डर से गड़बड़ है, वो आपने माली नहीं दिया, कुछ लीगल डिस्प्यूट में फंसा दिया, आपको ग्रोथ होगी? या उस एरिया की ग्रोथ इसलिए हो रही थी क्योंकि वहाँ पे अनाउंस हो गया कि एयरपोर्ट आने वाला है, ये होने वाला है, हाईवे निकलने वाला है, इसलिए ग्रोथ हो रही थी। एक नई गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट बोली ये कुछ भी नहीं होगा, ना एयरपोर्ट लाएंगे ना ये लाएंगे, अब सारी ग्रोथ धड़ाम हो गई, फिर क्या होगा? तो आप बोलो सर मैं तो अच्छे कॉन्सेप्ट पे था, मेरे फंडामेंटल में तो दम था। सर आपके फंडामेंटल में दम था, लेकिन अगर एरिया ठीक नहीं है, सेक्टर ठीक नहीं है, कंपनी ठीक नहीं है, तो फिर क्या होगा? सेम ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट में। आपने स्टॉक मार्केट में कहा कि मैं SIP डाल रहा हूँ, पर आप जिस म्यूचुअल फंड को पैसे दे रहे हो, वो म्यूचुअल फंड मान लो इन्वेस्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर सेक्टर में, उसको लग रहा है इसमें ग्रोथ है, उस सेक्टर में ग्रोथ नहीं आई, तो फिर SIP क्या कर लेगी? एक सेक्टर की पर्टिकुलर एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है और उस कंपनी में ग्रोथ नहीं आई, फिर क्या कर लोगे? या आपने कहा कि मैं तो SIP के चक्रों में ही नहीं हूँ, मैं तो खुद अपने लेवल पे इन्वेस्ट करता हूँ। आप अपने लेवल पे आपने कुछ सेक्टर या कुछ स्टॉक आइडेंटिफाई किए, उनमें पैसा लगाया, वो नहीं परफॉर्म किया, तो क्या कर लोगे? तो रेगुलर बेसिस पे जब भी आप SIP किसी म्यूचुअल फंड में कराओ, रेगुलर बेसिस पे आप ये देखते रहो कि उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कौन है, उसकी एक्सपीरियंस क्या है, उसकी अप्रोच क्या है, वो किस सेक्टर में लगा रहा है, कहीं ज्यादा तो नहीं लगा रहा, कुछ रिस्क तो नहीं ले रहा। अगर आपको वहाँ लगता है तो आप समय समय पे 2-3 साल में एक बार बैठ के अपना म्यूचुअल फंड को रिव्यू करके आप एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो सकते हो। बट हाँ, ये सोच के मत शिफ्ट हो जाना कि जैसे आपने कहा अरे यार मैंने इसकी रिटर्न देखी 15% की रिटर्न थी और उस फंड में घुसा, अरे इस साल इसकी तो 7% आई, अब की बार इसकी 15 है, ये 7 वाला बेच के 15 वाला लेता हूँ, अगले साल उसकी 7 आ जाएगी। तो ऐसे घूमते रहोगे तो कुछ नहीं आएगा। अब फंडामेंटल बेसिस पे काम करोगे तो चीजें वर्क करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली कमा के तो शेयर ही देगा, कंपनी देगी, सेक्टर ही देगा, मैनेजर क्या करेगा और आप क्या करोगे? तो मेरी नजर में अगर आप SIP कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड मैनेजर कैसा है, स्कीम कैसी है, क्या इन्वेस्ट कर रहा है, इसको एनालिसिस करो। और अगर आप कह रहे हो कि मैं तो खुद अपने लेवल पे अपनी रिसर्च से इन्वेस्ट करता हूँ, तो भाई साहब अगर आपने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, आपने ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो कि अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, अच्छी सर्विस बना रही है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, प्रमोटर बहुत अच्छा है, तो आज चाहे उसका शेयर टूटा हो 10, 20, 30, 40,
20% भी आप होल्ड मारो, क्योंकि आगे पीछे वो कंपनी को आगे बढ़ना है। देखिए न्यूज के बेसिस पे, किसी आर्टिकल के बेसिस पे, किसी के कहने में आके कोई शेयर लिया था और वो नीचे है, तो अभी मैं सोचे वापस ऊपर जाएगा, वो हाइप के चक्कर में शायद ऊपर था, आज नीचे है, हो सकता है दोबारा उठे ही ना। तो फंडामेंटल मजबूत है तो वहां तो होल्ड करो। अगर आपने किसी देखा देखी में टेलीग्राम के टिप के भरोसे इधर उधर में कुछ इन्वेस्ट किया और वो डाउन हो, तो वहां से तो एग्जिट ले लो। तो ये तो मैंने मोटा मोटी SIP को भी कवर किया है। मुझे लगता है इसमें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें देने की आवश्यकता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि एक मास्टर क्लास या एक कोर्स इस पे और आना चाहिए, तो मैं एक लिंक दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आपका इंटरेस्ट दिखाइए। अगर मुझे 2-5 हजार लोगों का इंटरेस्ट दिखा तो इस पे एक डेडिकेटेड मास्टर क्लास या कोर्स आपके लिए मैं जरूर लेके आऊंगा। अब चलते हैं भाई साहब आपके सवाल पे कि अगर बाजार नीचे और मैं अल्टरनेट इन्वेस्ट करना है तो कहाँ करें, और ये गोल्ड तेजी से क्यों भाग रहा है। तो भाई साहब गोल्ड का सीधा सा रूल बता रहा हूँ आपको, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मतलब मैं पर्सनली इसको 10-15 साल से फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जहाँ भी ट्रेंड है तो 50 साल 100 साल पुराना ट्रेंड है। जब भी बाजार में अनिश्चितता आएगी, टेंशन आएगी, रिस्क आएगा, गड़बड़ आएगी, एक ही एसेट क्लास भागेगी, वो है गोल्ड। तो जैसे गोल्ड अभी अगर आप रिसेंटली देखोगे गोल्ड कब कब भागा, बोले रशिया यूक्रेन युद्ध की, जब क्योंकि भाई साहब अरे युद्ध हो गया जाने क्या हो जाए, भागा। जब इजराइल का युद्ध हुआ तब गोल्ड भागा। अभी ट्रंप ने कह रखा टैरिफ लगा दूंगा, ये लगा दूंगा, बाजार में अनिश्चितता, बाजार में घबराहट है, गोल्ड भागा। बाजार के साथ कुछ भी हो सकता है, एक हफ्ते में कितना भी नीचे आ सकता है, लेकिन गोल्ड के साथ एक चीज है, इमरजेंसी में काम आने वाली चीज यही है। तो जब भी आपको बाजार में कोई भी चीज लगे कि अरे यार कोई बीमारी आ गई, कोई वायरस आ गया, कोई युद्ध आ गया, कुछ गड़बड़ हो गई, उससे पहले गोल्ड खरीदना चालू कर देना, गोल्ड भागता ही भागता। फाइनली 100 बातों की एक बात मैं हर बात हमेशा मेरी बिजनेस कोचिंग में भी कहता हूँ कि वैसा पैसा कमाना है सबको, वो है लक्ष्मी, और लक्ष्मी के लिए भैया आपको चाहिए सरस्वती। अगर आपको नॉलेज है बिजनेस की तो उसमें पैसा है, स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो उसमें पैसा है। अब बिना नॉलेज के कुछ भी करोगे तो भैया लक्ष्मी रूठ जाएगी, जो है वो भी ले जाएगी, कर्जे में फंसा जाएगी। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की नॉलेज में इन्वेस्ट करो। अगर आप व्यापारी हो तो भैया आपके लिए फ्री मास्टर क्लास है, उसमें रजिस्टर कर